हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैटिस क्लासेस। तो जैसा कि हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है तो इसका ये पार्ट 2 रहेगा। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी टाइमलाइन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बहुत सारी चीजों में आप इसके मेंशन कर सकते हो आंसर राइटिंग वगैरह में, ईयर्स वगैरह है ना, उससे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स वगैरह हुए थे, तो इन सब चीजों को आप मेंशन कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ये जरूर याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 1947 में, ये तो फिर एज यू नो कि क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो है इसको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। दोनों पार्टीशन हो चुका था, पाकिस्तान बन चुका था, इंडिया बन चुका था। उस पर 1948 में क्या होता है, श्रीलंका भी आजाद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है, और यहाँ पे इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहली बार जो पाकिस्तान हम पर अटैक करता है ना कश्मीर को लेकर, तो वो यही होता है, इंडो पाक, ठीक है। 1948 में होता है ये वाला कॉन्फ्लिक्ट। इसी समय पे जो पीओके है ना, वो इनके हाथ में चला गया था। वैसे तो वो हमारी टेरिटरी है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसको बोला जाता है। उसके बाद 1954 से लेके 55 के बीच में यहाँ पे क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान है ना, उसने दो मिलिट्री ब्लॉक्स जो है उनको ज्वाइन कर लिया था। एक का नाम था सेंट्रो और दूसरे का नाम था सियाटो, ठीक है। ये सियाटो है और ये सेंट्रो है। तो यहाँ पे क्या, सियाटो मतलब साउथ ईस्ट एशियन जो आपके जो कंट्रीज का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाला, और यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल कंट्रीज थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसको ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके बाद 1960 में यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है इन्होंने यहाँ पे साइन किया था इंडस वाटर ट्रीटी को। तो जैसे इंडस जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, तो उसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ठीक है। तो थ्री रिवर्स का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास जाएगा, और थ्री रिवर्स का पानी जो है वो इंडिया के पास रहेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। जैसे झेलम चिनाब वगैरह है ना, तो इसका पानी हम कभी बंद नहीं कर सकते, चाहे हमारी पाकिस्तान से कितना भी कॉन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन हम इनका पानी नहीं बंद कर सकते इन तीन रिवर्स का। और ऐसे ही हमारे इंडिया के पास भी जो है ये तीन रिवर्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1962 में क्या हुआ, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। यहाँ पे हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे, हमारी चाइना के साथ पहली लड़ाई थी इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार, मतलब ये इंसिडेंट हुआ था उस समय पे, और यहाँ पे चाइना जो है ये हम पर अटैक कर देती है। उससे पहले तो हमारे साथ भाई हिंदी चीनी भाई भाई खेल रही थी, उसके बाद अचानक से चेंज हो जाता है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद 1965 में क्या होता है, इंडो पाकिस्तान वॉर होता है। उसके 1966 में यहाँ पे क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये साइन करते हैं ताशकंद एग्रीमेंट, जिसको साइन करने के लिए कौन गए थे, ये गए थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो वहीं पे इनकी डेथ भी हो जाती है। आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो यहाँ पे 6 पॉइंट से जो प्रपोजल होता है इस पे ये बात करने के लिए जाते हैं। तो जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, मुजीबुर रहमान, वो वहां पहुंचते हैं, और हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो पहुंचते हैं वहां पे, लेकिन वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। ये देखो इस ईयर में ही 1971 में है, दो चीजें हुई हैं। अगस्त में जो है ये यहाँ पे 20 इयर्स के लिए हमने साइन किया है, और दिसंबर में जो है यहाँ पे मतलब बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया है। उसके बाद 1972 जुलाई में क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है स्टूडेंट। ये एक पीस कीपिंग ट्रीटी होती है, मतलब शांति समझौता होता है एक तरीके से। उसके 1974 में यहाँ पे क्या होता है, जो हम न्यूक्लियर का टेस्ट करते हैं, पोखरण 1 जिसको बोलते हैं। 1976 में यहाँ पे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो है ये एस्टेब्लिश करते हैं अपने डिप्लोमेटिक टाइज, मतलब अपने जो भी भाई मनमुटाव हो चुका था उसको थोड़ा सेटअप करने की कोशिश करते हैं। उसके 1985 दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पे साउथ एशियन लीडर साइन द सार्क। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जो सार्क है ना, उसकी जो फाउंडिंग हुई थी, उसकी जो फाउंडेशन डेट थी वो 1985 थी, ढाका में हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है 1987 में क्या हुआ है, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड हुआ था। यहाँ पे इंडिया ने जो है पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंका के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या है, जो एथनिक ग्रुप थे, जो वहाँ के लोकल लोग थे, और उनके बीच में और तमिल टाइगर्स के बीच में यहाँ पे ये झड़प चल रही थी कि भाई श्रीलंका जो है वो हमारा है या हमारा, इस तरीके से लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इतना आगे तक बढ़ जाता है कि उसमें इंडिया जो है उसको अपनी फोर्स भेजनी पड़ती है। तो वही फोर्स जो है यहाँ पे भेजी जाती है 1987 से 90 के बीच में। तो राजीव गांधी जो है उस समय पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो वही भेजते हैं। तो राजीव गांधी जो है वो लिट्टे के दुश्मन बन जाते हैं, मतलब तमिल टाइगर्स के दुश्मन बन जाते हैं, और इसी के बाद जो है वो दुश्मनी की वजह से ही उनको वहां पे बॉम्ब से उड़ा भी दिया जाता है बाद में, ठीक है। तो 1988 में क्या होता है भाई कि इंडिया
जो है यहाँ पे ट्रूप सेंड कर रही है मालदीव्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे भी ऐसी कुछ पंगा चल रहा था, यहाँ पे एक ऑपरेशन कैक्टस करके जो है हमारा इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करता है उस समय पे, क्योंकि यहाँ पे जो सरकार थी ना उसका तख्ता पलट करने के लिए जो वहां के जो लोग थे वो कुछ इस तरीके से प्रैक्टिसेस कर रहे थे, तो इसी वजह से उनको शांत करने के लिए यहाँ पे ट्रुप्स को भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1988 से लेके 91 के बीच में क्या होता है, जो डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश में तो अच्छी तरीके से रिस्टोर हो जाती है डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं हो पाती, कुछ समय के लिए होती है, फिर उसके बाद वही हाल हो जाता है इसका। उसके 1996 के दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश जो है ना ये फरक्का ट्रीटी को साइन करते हैं कि गंगा का पानी जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे एक दूसरे के कंट्री में बटेगा। ठीक है, किस तरीके से पानी जाएगा, क्योंकि गंगा जो है देखो आपको पता ही होगा उत्तराखंड से होके सीधा आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल में जब वो गिरती है ना तो यहाँ पे जो कंट्री आता है ना बांग्लादेश, तो जब ये इसमें एंटर करती है तो ये इनकी टेरिटरी में चली जाती है। तो भाई गंगा का पानी जो है तो वो ये लोग भी यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे, क्योंकि हमारा तो सबसे ज्यादा पोर्शन ये कवर कर रही है, तो इसी वजह से इसका कैसे बंटवारा होगा इसी पे यहाँ पे ट्रीटी पे साइन किया गया था। उसका नेक्स्ट है यहाँ पे 1998 में क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट के लिए काम करते हैं। देखो इंडिया जो है वो 1998 में करता है और पाकिस्तान जो है वो 1999 में करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट दिसंबर में ही क्या होता है, 1998 में ही इंडिया एंड श्रीलंका जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं। ठीक है, उसके 1999 में क्या होता है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बोल रहा है, अंडरटेक बस जर्नी टू लाहौर टू साइन अ पीस डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1999 में, बीजेपी गवर्नमेंट आती है, तब वो बस से जर्नी करते हैं, लाहौर जाते हैं और वहां पे पीस डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, और जून जुलाई में क्या होता है भाई, देखो ये यहाँ पे पीस डिक्लेरेशन साइन करने के लिए गए हैं, लेकिन बाद में फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जून जुलाई में कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है हमारे देश के अंदर, इंडिया पाकिस्तान। इसके मास्टरमाइंड कौन थे, परवेज, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, तो ये यहाँ पे कारगिल की वॉर होती है हमारी पाकिस्तान के साथ। उसके बाद 2001 में यहाँ पे क्या होता है, जो वाजपेयी और मुशर्रफ की जो आगरा समिट है ना ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। देखो पहले गए थे तो उस समय पे क्या था, वहां पे परवेज मुशर्रफ नहीं थे, मतलब उस समय पे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे 1999 में, वो उस समय पे शायद नवाज शरीफ करके कोई थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेकिन जैसे ही 2001 में ये क्या बनते हैं, परवेज मुशर्रफ क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समिट पे साइन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे 2004 में जनवरी में क्या होता है, साफ्ता को साइन किया जाता है सार्क समिट के अंदर, 12th सार्क समिट के अंदर। तो यहाँ पे साफ्ता जो है क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, यहाँ पे साइन किया जाता है। जितने भी कंट्री सार्क के अंदर आते हैं वो सारे के सारे फ्री ट्रेड करेंगे, इस तरीके से बात होती है। ठीक है, उसके 2007 में क्या होता है, अफगानिस्तान जो ज्वाइन कर लेता है सार्क को। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वैसे तो खैर 7 नेशन से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी सार्क की, जब फाउंडिंग इसका हुआ था तो 7 कंट्री थे उस समय पे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन आज की डेट में कोई मतलब नहीं है ये अफगानिस्तान वगैरह के ज्वाइन करने का, क्योंकि वहां पे क्या है, तालिबानी जो ग्रुप है वो तो भाई क्या डेमोक्रेसी वगैरह ये सब तो कुछ फॉलो करते नहीं है ना, उनका तो इस्लामिक ट्रेडिशन चलता है। 2014 के नवंबर में क्या होता है, 18th सार्क समिट होती है काठमांडू में, जो कि कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको भाई ये नजर जरूर मार के जाना है एग्जाम से पहले, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे किस तरीके से मिलिट्री रूल भी देखा जाएगा और डेमोक्रेसी भी देखी जाएगी पाकिस्तान के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पाकिस्तान देखो जब आजाद हुआ तो उसके बाद यहाँ पे जो पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था अयूब खान, जनरल अयूब खान उनका पूरा नाम है। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं जब ये देश आजाद होता है, उसके बाद ये अपने आप को इलेक्ट करवा लेते हैं वहां पे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, यहाँ पे लोगों के बीच में एक डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है इनके रूल के खिलाफ। तो यहाँ पे क्या लोग जो इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं और इनको इनकी गद्दी से हटा देते हैं। तो कौन आता है फिर नेक्स्ट जो पीएम बन के आते हैं, वो कौन बन के आते हैं, जनरल याया खान। याद रखना पाकिस्तान में कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं रहता है प्राइम मिनिस्टर का, कभी भी इनको हटा दिया जाता था। जब भी असंतुष्टि फैल जाती थी जनता के अंदर या जनता अपनी डिमांड करवाने लग जाती थी देशन के अंदर, तो वहीं पे ही यहाँ पे तख्ता पलट हो जाता था इन लोगों का। ठीक है, तो याया खान आते हैं और याया खान के समय पे एक हैपनिंग होती है क्या,
बांग्लादेश क्राइसिस। तो 1971 में जो बांग्लादेश के लिए जो लड़ाई होती है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, तो उस समय पे यहाँ पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, वो थे याया खान। लेकिन जैसे ही फिर ये युद्ध हार जाते हैं, पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारता है, हमसे सरेंडर करना पड़ता है उसको, बहुत लार्ज लेवल पे यहाँ पे जो सैनिक है सरेंडर करते हैं भारत के सामने। तो उसके बाद यहाँ पे कौन बन के आते हैं, नेक्स्ट जो इनके पीएम बन के आते हैं वो आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, इनका जो टेन्योर होता है ना वो 1971 में ही हो जाता है, मतलब इनके हटने के बाद, जैसे ये युद्ध होगा उसके बाद ये इनको हटा दिया जाएगा और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंसी मिल जाती है ईस्ट पाकिस्तान को, और ईस्ट पाकिस्तान का नाम जो है वो कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है। ये सब हमारी बदौलत ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई जिस तरीके से जुल्फिकार अली भुट्टो आते हैं, अब देखो अब वॉर तो हो गई है ना, अब शांति समझौता भी वो लोग साइन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है 1972 में जो शिमला में एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था ना, आई थिंक यहाँ पे ये रहते ये वाला। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट को इसको साइन करते हैं, ये शांति समझौता होता है कि भाई जो भी युद्ध में जो भी प्रॉब्लम्स हुई है ना, जो भी आगे नहीं होगी, इस तरीके से लोग बातें करते हैं। तो उस समय पे कौन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिमला एग्रीमेंट में कौन से दो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन सा ईयर है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 1971 से लेके 77 तक कौन रहते हैं, ये रहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। उसके बाद फिर क्या होता है, वही देखो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, जिया उल हक जो है ये बन के आते हैं 1977 में। तो इनको बनाया जाता है यहाँ पे, ये कौन होते हैं, जर्नल होते हैं। याद रखना जिसके सामने जर्नल वाला लिखा हुआ है ना, तो वो क्या है, वो मिलिट्री रूल करेंगे, और जिसके नाम के सामने कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो है, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक रूल करेंगे, मतलब एक तरीके से सिविलियन है ये। उसके बाद यहाँ पे जनरल जिया उल हक आ जाते हैं 1977 में, और इनके समय पे ही यहाँ पे जो जनता है ना वो प्रो डेमोक्रेसी की डिमांड करने लग जाती है। यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है। ठीक है, तो 1982 से यहाँ पे ये सब मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, ये फेस करते रहते हैं ये सारी चीजें, और फाइनली क्या होता है 1988 में बन के आती हैं एक लेडी पीएम जिनका नाम होता है बेनजीर भुट्टो। ठीक है, ये किसकी बेटी होती है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी होती है। ओके, यहाँ पे तो जुल्फिकार अली भुट्टो की जो बेटी होती है, इनके समय पे पहली बार यहाँ पे डेमोक्रेटिक जो चीजें हैं इम्प्लीमेंट की जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद क्या होता है, बेनजीर भुट्टो जो है ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती थी, तो ये पार्टी से बिलोंग करती थी स्टूडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रख सकते हो, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये बिलोंग करती थी। और दूसरी पार्टी जो पाकिस्तान में थी ऑलरेडी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। तो कहने का मतलब है कि ये जो सत्ता है ना, मतलब इनके यहाँ पे जो ये दो पार्टी है ना, यही घूमती रहती है, कभी ये बन जाते हैं कभी ये बन जाते हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे चक्कर चलता रहता है। जैसे हमारे भारत में बीजेपी और कांग्रेस को ले लो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 1999 तक ये सब चलता है, डेमोक्रेसी चलती है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से चीजें शुरू हो जाती हैं, यहाँ पे फिर से आर्मी जो है ये स्टेप कर लेती है अंदर। ठीक है, स्टेप करने का मतलब होता है कि मिलिट्री रूल स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे जो परवेज मुशर्रफ है, ये किसको रिमूव करवा देते हैं, ये नवाज शरीफ को रिमूव करवा देते हैं। देखो इनकी बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चलती है पाकिस्तान के अंदर, रिमूवल वगैरह ये मतलब कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है भाई, तुम आज पीएम हो तुम कल ना रहो, ये बहुत इजी पॉसिबल है वहां पे। तो यहाँ पे नवाज शरीफ जो है इनको हटा दिया जाता है, और कौन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं परवेज मुशर्रफ। लेकिन 2001 में यही परवेज मुशर्रफ जो है ये प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। ठीक है ना, ये अपने आप को प्रेसिडेंट भी घोषित करवा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कारगिल के जो मास्टरमाइंड थे ये परवेज मुशर्रफ भी थे, इन्हीं की वजह से हुआ था कारगिल वॉर। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2001 से लेके 2008 तक इनका रूल रहता है। ठीक है, प्रेसिडेंट, और अभी इनकी शायद लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई है परवेज मुशर्रफ, देखो यहाँ पे कार्टून में भी इनका ही नाम दे रखा है। तो इनकी डेथ हो गई थी और उनको जेल भी किया गया था, यहाँ पे इनको डेथ सेंटेंस भी सुना दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि भाई ये जो है देशद्रोही ऐसे करके कुछ चार्ज लगा था। उसके बाद फिर फाइनली क्या होता है स्टूडेंट, 2008 में परवेज मुशर्रफ जब हट जाते हैं, उसके बाद अब तब से लेकर सिंस 2008 से लेकर अभी तक, मतलब जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो एक तरीके से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होके आती है, मतलब लोग जो है वो वोट देते हैं, और फिर वो कौन चुन के आएगा उसके हिसाब से वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाता है, मतलब बना दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये पिक्चर भी देख लेंगे, देखो परवेज मुशर्रफ जो है ये बोल रहे हैं कि भाई मिलिट्री रूल भी मैं कर रहा हूँ एज अ
और एक तरीके से सिविलियन, मतलब हमारे यहाँ पे दो तरीके की गवर्नमेंट जो है रूल करती है, सिविलियन प्लस मिलिट्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख भी क्या रखा है, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। ठीक है, मैं कैलकुलेशन में बहुत बढ़िया हूँ करके, तो इसीलिए ये तिकड़म बिगड़ा रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद आगे देखेंगे स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान जो है वो फेल कर जाता है डेमोक्रेसी को स्टेबल करने में, है ना। ये क्वेश्चन भी बनता है, बिल्कुल 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, कि फैक्टर्स आपको लिखने हैं पाकिस्तान की फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो सबसे पहला फैक्टर आप क्या लिखोगे, सोशल डोमिनेंस। वहां पे सोशल डोमिनेंस है, किस चीज का सोशल डोमिनेंस है, जो वहां पे लोग हैं, जैसे मिलिट्री का है डोमिनेंस, क्लर्जीज का है, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, इनका दबदबा बना हुआ है, वहां पे जो पैसे वाले लोग होते हैं वो किस तरीके से रूल करते हैं, क्लर्जीज जो उलेमास वगैरह होते हैं, वहां पे जो रिलीजियस गुरु होते हैं वहां के, उन लोगों ने एक तरीके से लोगों को डोमिनेट कर रखा है। मिलिट्री तो आपको पता ही है भैया, है ना, वेपन्स की मालिक होती है, तो ये तो अपने वही, अगर नहीं भी कोई मानेगा तो अपने दम पे मनवा लेते हैं ये लोग। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है इस तरीके से सोशल डोमिनेंस बना हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होने में, मतलब एक तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी आ ही नहीं पाती, मतलब लोगों को ये अधिकार ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी पसंद से गवर्नमेंट के लीडर को चुन सकें। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे सेकंड फैक्टर इनका क्या है, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। अब देखो पाकिस्तान का मतलब, ये मान लो कि 50% ये अपना दिमाग ना हमेशा इन्हीं चीजों में लगाते हैं कि हम इंडिया से किस तरीके से कश्मीर लें, इंडिया को किस तरीके से परेशान करें, है ना। ये सारी चीजें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, इसी वजह से अपने पड़ोसी से ये कभी बना के नहीं रखता, इसी वजह से भी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी इनकी हमेशा फेल होती रहती है। ठीक है ना, मतलब इनका ये रहता ही नहीं है किसी के साथ भी कोई अच्छा कॉपरेशन वगैरह। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि किस तरीके से जो मिलिट्री ग्रुप्स है ना ये ज्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है, मतलब कहने का ये है कि इनकी जो पार्टीज वगैरह भी है ना वो पूरी तरीके से डोमिनेंट रहती है मिलिट्रीज के अंडर में ही। उसके बाद यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई किस तरीके से जो पाकिस्तान है इसकी सिक्योरिटी जो है वो हार्म होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सेल्फिश माइंडेड पार्टीज हैं, ये बस अपना अपना ही मुनाफा चाहती हैं, किसी भी तरीके से इनको जनता उनता से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, एक दूसरे से इसीलिए लड़ती भी रहती है कि भाई इसको ज्यादा फायदा ना हो जाए, है ना, हमको कम हो रहा है तो कैसे भी इसको हटाना है, तो ऐसे करके इनका चलता रहता है यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, और इनको हमेशा क्या डर लगा रहता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए है ना, तो फिर भाई हमें कैसे किसी भी तरीके से, मतलब मिलिट्री चीजें तो चाहिए होंगी, वेपन्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगी, तो इस तरीके से इनका थोड़ा सा ये माइंडसेट भी है। तो इसी वजह से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी, मतलब कभी भी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई है वहां पे, फुली तो कभी भी नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में अभी पीएम है, लेकिन अभी भी अगर कुछ वहां पे ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके कोई चीजें स्टार्ट हो गई या कोई आंदोलन वगैरह स्टार्ट हो गए तो वहां पे उनको हटा दिया जाएगा। मतलब हमारे भारत में जितने पीएम स्ट्रांग होते हैं ना, एक रियल हेड के रूप में काम करते हैं, हमारे पूरे देश को संभालते हैं, ऐसे वहां पे इनका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया है कि जो इनकी प्रेस वगैरह है ये फ्री प्रेस है, वहां पे स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स भी चलते रहते हैं। ठीक है, और आपको नेक्स्ट तो पता ही होगा भैया, आतंकवादियों का गढ़ है पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला आप क्या डालोगे, देखो दो तो मैंने आपको बता दिए, एक फैक्टर डालना है आपको सोशल डोमिनेंस, दूसरा डालना है पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है इंडिया के साथ, तीसरा डालना है आपको द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल। यहाँ पे क्या है ना, इनको एक इनका ड्रॉबैक ये भी रहा है कि इनको कभी भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला है ना, जैसे अमेरिका जैसा कंट्री है, चाइना जैसा कंट्री है, ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो है ये अपने फायदे के लिए भी पाकिस्तान को यूज करते थे। ठीक है ना, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ सके। यहाँ पे अभी एक तरीके से टेररिज्म का गढ़ इसको क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब इन देशों को कभी भी जरूरत पड़ती थी तो यहीं से जो आतंकवादी वगैरह है ये सब लेते थे, डिप्लॉय वगैरह करवाते थे। लेकिन भाई जब से 2001 का जो इनका कांड हुआ है ना ओसामा बिन लादेन वाला, तब से अमेरिका की आंखें हो जाती हैं और अमेरिका को समझ में आता है कि भाई जिसको हम पाल रहे हैं ना वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे किस तरीके से मिलिट्री अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है ये हमने देख ही लिया है स्टूडेंट। तो आप तीसरा फैक्टर क्या डालोगे कि यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला है इसको, इसी वजह से यहाँ पे मिलिट्री रूल जो है हमेशा डोमिनेंस में काम करता रहा है। और अगर जो मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ही अगर मिलिट्री की होगी तो टेररिज्म को फैलाने में भी इजी रहेगा, क्योंकि भाई वेपन्स वगैरह जो है टेररिज्म को क्या चाहिए, पैसा और वेपन्स चाहिए, तो वो दोनों चीज जो है बहुत इजीली इनको मिल जाती है।
उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला अगर हम फैक्टर देखें तो इसको डिक्लेयर भी कर दिया है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। जितने भी बड़े बड़े जो आतंकवादी हैं जैसे कि ओसामा बिन लादेन वगैरह है ना, और भी बाकी के जो लोग हैं, तो वो सब इधर से ही इनका रहता है, इनका कनेक्शन रहता है। तो भाई ये यहाँ से ही क्यों रहता है, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है ना। पूरे वर्ल्ड में जो आतंकवादियों का जो कनेक्शन है ना, वो मोस्टली पाकिस्तान से ही क्यों मिलता है, बाकी के भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो उनसे क्यों नहीं मिलता है। तो ये भी एक ऐसे मतलब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन फिट करता है कि भाई ऐसा क्यों है पाकिस्तान के साथ। तो ये जो नाम भी है ना ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म, ये भी वेस्टर्न कंट्रीज ने ही दिया है, क्योंकि इनको एक डर ये भी रहता है कि कहीं न्यूक्लियर आर्सनल्स जो हैं वो कहीं आतंकवादियों के हाथ में न लग जाएं, कहीं टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में न लग जाएं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, इन लोगों को ऐसा लगता है, इसीलिए ये थोड़ा पाकिस्तान से बना के भी रखते थे उस समय पे। और पाकिस्तान को भी यही लगता है कि भाई हमारे जो वेल विशर हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वही हमारी जो चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश देखेंगे। आपको ये सारे कंट्रीज की जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सब देखना है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो क्यों लागू नहीं हो पा रही है, क्या कारण थे इन इन देशों में, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करवाऊंगी। इवन सारी बुक जो है वो आपको धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।